Hello student, today we are going to start chapter number 3, Fiber to Fabric of class 7th. In class 6th you have learned about some fibers obtained from plants. Class 6th में आपने कुछ एक fibers के बारे में पढ़ा था जो plant से मिलते हैं. You also learned that wool and the silk fiber are obtained from animals. आपने ये भी जाना कि wool और silk जो है वो animal से मिलते हैं. Wool is obtained from the fleece hair of the sheep और yak. आपको ये भी पता है कि जो wool होती है वो sheep और yak के hairs होते हैं. Silk fiber come from cocoon of the silk moth. और जो silk fiber हैं वो silk moth के cocoon से मिलते हैं. Do you know which part of the sheep body yield fiber? क्या आपको पता है कि भेड़ की बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जहाँ से फाइबर मिलते हैं? Are you aware how these fiber are converted into the woolens yarn that we buy from the market to knit sweater? क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर हैं उनको यार्न में कैसे चेंज किया जाता है जो हम मार्केट से खरीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए? Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sarees? क्या आपको कोई आइडिया है कि जो सिल्क है वो सिल्क फाइबर से कैसे बनते हैं और कैसे उससे साड़ी बनाई जाती है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे. एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. 3.1 Wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. जो ऊन होती है वो हमें भेड़ से, बकरी से, याक से या दूसरे अदर एनिमल से मिलती है. ऊन देने वाले इन एनिमल्स का शरीर बालों से ढका हुआ होता है. Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आपको पता है इन एनिमल्स के ऊपर बालों की इतनी मोटी परत क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. जो बाल होते हैं वो बहुत सारी हवा को ट्रैप करते हैं. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. हवा जो होती है हीट की पुअर कंडक्टर होती है जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म. इसलिए ये जो बाल होते हैं एनिमल्स को गर्म रखते हैं. वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर. जो वूल होती है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से निकलती है. एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स क्रॉस एंड विच वन इज सॉफ्ट. अपनी बॉडी और अपनी बाजू पर हेयर्स को फील कीजिए और अपने सर के बालों को भी फील कीजिए. आपको क्या कोई डिफरेंस मिलता है? कौन से बाल ज़्यादा रूखे महसूस होते हैं और कौन से ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होते हैं? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्रीज. कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. हमारी ही तरह भेड़ों के भी त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, 2 प्रकार के फाइबर होते हैं. दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के नीचे मुलायम बाल. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर द मेकिंग वूल. जो त्वचा के पास फाइबर होते हैं उनसे वूल बनती है. सम ब्रीड ऑफ द शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल नरम मुलायम फाइबर ही होते हैं जिनके लिए उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से चूज किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ इसी तरह के सॉफ्ट फाइबर प्रेजेंट होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special characters in their offspring such as soft underhair in the sheep is termed as the selective breeding. जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों, मुलायम फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गुणों वाले अगर हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं
तो ऐसी प्रोसेस को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एनिमल्स डैट ईल्ड वूल, ऐसे जानवर जो ऊन को ईल्ड करते हैं। सेवरल ब्रीड ऑफ द शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। However, the fleece of the sheep is not the only source of the wool. यहाँ की सिर्फ भेड़ की फ्लीस ही वूल का मेन सोर्स नहीं है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल। नाउ जो सबसे कॉमनली जो ऊन हमारे मार्केट में मिलती है वो भेड़ की ऊन ही होती है। याक वूल इज कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा वूल इज obtained from the Angora goats फाउंड इन द हिली रीजन सच एज द जम्मू एंड कश्मीर। याक वूल जो है वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत कॉमन है। अंगोरा वूल जो है वो अंगोरा बकरियों से मिलती है जो कि जम्मू कश्मीर की हिली रीजन्स में पाई जाती हैं। वूल इज आल्सो obtained फ्रॉम द गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज woven into फाइन शॉल्स कॉल्ड द पश्मीना शॉल। जो वूल होती है वो बकरियों के बालों से मिलती है। कश्मीरी बकरी का जो फर होता है वो बहुत ही मुलायम होता है जिससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज आल्सो यूज्ड एज द वूल। कैमल के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हेयर भी वूल बनाने के लिए यूज्ड होते हैं। लामा एंड एल्पैका फाउंड इन द साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। लामा और एल्पैका साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं जिनसे भी वूल को यील्ड किया जाता है। जो एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करो जिनसे हमें वूल मिलती है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक इफ यू आर अनेबल टू गेट द पिक्चर। ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। और उनको अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर चिपकाओ। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जैसे आपकी बुक में दिए गए हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर द शीप, गोट, कैमल एंड द याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड आल्सो इन अदर्स ऑफ आवर कंट्री। और साथ में शीप, गोट, कैमल और याक के लोकल लैंग्वेज में उनके क्या नाम हैं वो भी जानने की कोशिश कीजिए और दूसरी लैंग्वेज में हमारे देश में उन्हें क्या कहा जाता है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट द मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। यूज डिफरेंट कलर टू डोनेट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ पे ये एनिमल्स पाए जाते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊन देने वाले हर प्रकार के एनिमल्स के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। फ्रॉम फाइबर टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. From fibers to wool. ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटा जाता है और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। Rearing and the breeding of the sheep. If you travel to the hills in the Jammu and the Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and the Sikkim, or the plains of the Haryana, Punjab, Rajasthan and the Gujarat, you can see the shepherds taking their herds of the sheep for grazing. यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा कर रहे हो तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड द लीव्स। जो भेड़ें होती हैं वो शाकाहारी होती हैं और घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग sheep, rearers also feed them on a mixture of the pulses, corn, jawar, oil cake, material left after taking out oil from the seed and the minerals. In winter, sheep
are kept indoor and feed on the leaves, grain and the dry fodder. भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the name of the some breed of the sheep reared in our country for producing wool. The quality and the texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। टेबल 3.1 में भेड़ों की कुछ ब्रीड के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन के लिए पाला जाता है। टेबल में उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की क्वालिटी और टेक्सचर के बारे में भी बताया गया है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जैसे कि पहले बताया गया है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग से एक पेरेंट को सिलेक्ट किया जाता है जिससे कि हमें अच्छे फाइबर्स जो हैं वो मिल सके। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की थिक ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद बालों को काट लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर knitting स्वेटर or for the weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following step. स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें फॉलोइंग स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द शेयरिंग। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं shearing. Machines similar to those used by the barbers are used to shave off hair. भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। Usually hair are removed during the hot weather. Usually बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber. ताकि भेड़ बालों के बिना भी जीवित रह सकें, बाल ऊनी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaved his beard. बुलन रेशों को प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि हमें उससे बुलन धागे मिल सके। शेयरिंग जो होती है वो भेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है क्योंकि ये वैसे ही होता है जैसे आपके पिताजी शेव करते हैं। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। साथ में भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसे कि आपके उग जाते हैं। टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप। टेबल 3.1 में इंडियन की कुछ एक शीप की ब्रीड के नाम दिए गए हैं। Step 2. The sheep skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove the grease, dust and dirt. This is called as the scouring. Nowadays scouring is done by the machine. Step 2 में जो भी शेयर्ड स्किन होती है जिसमें कि हेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बड़े बड़े टैंकों में डालकर धोया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट को हटाया जा सके। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। आजकल जो स्कोरिंग है वो मशीनों से की जाती है। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग जो है वो की जाती है जिसमें हेयरी स्किन को फैक्ट्री में भेजा जाता है
और टेक्सचर के बेस पर डिफरेंट हेयर को सेपरेट किया जाता है और अलग किया जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same boards which sometimes appear on our sweater. The fiber are scored again and dried. This is the board ready to be drawn into the fibers. स्मॉल फ्लफी फाइबर जिन्हें हम बूट्स कहते हैं उन्हें बालों से अलग किया जाता है। कभी कभी हमारे स्वेटर्स के ऊपर ये बूट दिखते हैं। फाइबर्स को दोबारा से वॉशअप किया जाता है और सुखाया जाता है, फिर उसके बाद ये फाइबर जो हैं बूल बनने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड द गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। स्टेप 5 में इन फाइबर्स को डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है, क्योंकि जो शीप या गोट की जो नेचुरल फ्लीस होती है वो या तो काली, ब्राउन या सफ़ेद होती है। स्टेप 6, फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। स्टेप 6 में फाइबर्स को सीधा किया जाता है, कोम्ड की जाती है और धागों में रोल्ड अप किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ। जो लंबे फाइबर होते हैं वो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ होते हैं और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उन्हें वूलन क्लॉथ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Occupational hazard. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. But the shorter job is risky as sometimes they get infected by a bacterium, anthrax, which cause a fatal blood disease caused the shorter disease. Such risk faces by the worker in any industries are called the occupational hazard. ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक लोगों के लिए लिविंगहुड का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है, जो कि ब्लड डिजीज़ है, जिसे शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के द्वारा ऐसे रिस्क को फेस करना ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहा जाता है। एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर it is fair on the part of the humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. अपने फ्रेंड्स के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए, क्या मनुष्यों के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन को प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना, क्या ये सही बात है? 3.2, सिल्क. Silk fiber are also animal fiber. Silkworms spin the silk fiber. The rearing of the silkworm for obtaining silk is called the sericulture. Silk 3.2 में हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर जो है वो भी एनिमल फाइबर हैं। सिल्कवर्म सिल्क फाइबर को बनाते हैं और सिल्क फाइबर के लिए सिल्क के कीड़ों को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sari they have. List the kind of silk. Before you discuss the process of obtaining silk. सिल्क को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को जानने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ के लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Life history of the silk moth. The female silk moth lays eggs from which the hatch larvae, which are called the caterpillar or the silkworm. Life history of silk moth. Silk moth की life history क्या है? फीमेल सिल्क मोथ जो है वो एग्स देती है, जिसमें से हैच होके लार्वा निकलते हैं। उन लार्वा को कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म कहा जाता है। दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड द pupa. It first weaves a net to hold itself. जब ये कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली स्टेज में प्रवेश करने लगता है, जिसे प्यूपा कहते हैं, तो ये अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है।
Then it swing its head from side to side in the form of the figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secrete fiber. ये जाल उसे अपने स्थान पे बने रहने में हेल्प करता है। ये 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिर तक लेके जाता है। द कैटरपिलर secrete a fiber made up of protein which harden on exposed to the air and become silk fiber. जो कैटरपिलर होता है वो पतले से रेशे को बाहर निकालता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, और जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है ये हार्ड हो जाता है और उससे सिल्क फाइबर बनते हैं। Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fiber and turns into pupa. जल्दी ही कैटरपिलर जो है अपने आप को सिल्क फाइबर से ढक लेता है और पुपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज द कोकून। इस कवरिंग को कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू द मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होती है पुपा की वो उसी कोकून के अंदर होती है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। सिल्क फाइबर को बाद में सिल्क क्लॉथ को वीव करने के लिए यूज किया जाता है। क्या आप ये जान के बहुत हैरान होंगे कि सिल्क का धागा जो है उतना ही मजबूत होता है जितनी एक स्टील की तार मजबूत होती है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क का जो धागा है वो सिल्क मोथ के कोकून से प्राप्त किया जाता है। There is a variety of the silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. सिल्क मोथ जो है कई किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा होता है वो भी बहुत ही अलग अलग होता है। टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर obtained फ्रॉम द कोकोन स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। उसी तरह से जैसे टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क जो है डिफरेंट टाइप के मोथ से obtained होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रियस एंड इलास्टिक एंड कैन बी ड्राइड इन ब्यूटीफुल कलर। इस मोथ के कोकून से जो रेशम फाइबर हमें मिलता है वो बहुत ही चमकीला होता है, लचीला होता है और सॉफ्ट होता है, और इसे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। सेरीकल्चर और द कल्चर ऑफ द सिल्क वर्म्स इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ द सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। सिल्क वर्म की जो कल्चरिंग है या सेरीकल्चर है वो भारत में बहुत ही प्राचीन है। भारत कॉमर्शियल स्केल पर बहुत सारा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेज ऑफ द सिल्क क्लॉथ ऑफ द वेरियस टाइप एंड द पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड दैम इन द टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ द वेस्ट कट पीसेज। एक्टिविटी 3.5 में आपने सिल्क क्लॉथ के बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं और अपने स्क्रैप बुक पे लगाने हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और द टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सिल्क सच एज द मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क with that of the artificial silk pieces which contain the synthetic fiber. Try and collect the picture of the different moth whose caterpillar provide the various type of the silk. अपनी मदर, अपनी आंटी और अपनी टीचर की हेल्प लीजिए ताकि आप पहचान सकें कि कौन सा सिल्क मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है या मूंगा सिल्क है, और इनके टेक्सचर को आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस के साथ कंपेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कैटरपिलर के पिक्चर्स को भी कलेक्ट कर सकें जिनसे कि हमें सिल्क प्राप्त होता है। एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like the burning of the artificial silk
or that of the pure silk. Can you explain why? To remember when the cocoon state is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. किसी आर्टिफिशियल सिल्क के थ्रेड को लीजिए और प्योर सिल्क के थ्रेड को लीजिए। आप बड़ी सावधानी के साथ इनको जलाइए। क्या आपको उनके जलने पर जो स्मेल निकली थी उसमें कोई अंतर महसूस हुआ, कोई डिफरेंस लगा? आप सावधानी के साथ ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की जो स्मेल होगी, क्या वो आर्टिफिशियल रेशम के जलने के जैसी ही है या फिर जो प्योर रेशम था उसके जैसी है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेट is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. सिल्क मोथ के लाइफ में कोकून स्टेज कब आती है ये जानने के लिए नीचे एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट आउट द पिक्चर ऑफ द stages of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of the cardboard or the chart paper. Jumble them. Now try to arrange the stages in the correct sequence in the cyclic form. Whoever does win. You may also describe the life history in your own word. Write it down in your scrapbook. 3.9 फिगर में सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री पिक्चर्स के द्वारा दिखाई गई है। आप इन सब पिक्चर्स को कार्डबोर्ड पर या चार्ट पेपर पर चिपका दीजिए। अब इनको एक साइक्लिक फॉर्म में सीक्वेंस वाइज अरेंज कीजिए। कौन सबसे पहले करता है और कौन जीतता है? सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए और अपने स्क्रैप बुक में इसको लिखिए। From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. सिल्क को प्राप्त करने के लिए हम सिल्क मोथ को रेयर करते हैं। हम उसके कोकून्स को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें सिल्क थ्रेड मिल सके। Rearing silk worms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on the strip of the cloth or the and sold to the silkworm farmer. एक फीमेल सिल्क मोथ 100 से ज़्यादा अंडे एक बार में देती है। इन अंडों को बड़े ही सावधानी के साथ कपड़े या पेपर के स्ट्रिप पर रखा जाता है और फार्मर्स को दे दिया जाता है। The farmer keep eggs under the hygienic condition and under suitable conditions of the temperature and humidity. जो सिल्क वॉर्म फार्मर होते हैं वो इन एग्स को हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी खास ध्यान रखा जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। इन एग्स को एक सूटेबल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि उनमें से लार्वा निकल सके। दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज के ऊपर फ्रेश लीव्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। द लार्वा कॉल द कैटरपिलर और द सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन द साइज। जो सिल्क वर्म के लार्वा होते हैं जिन्हें कैटरपिलर कहा जाता है वो दिन रात खाते रहते हैं और अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। The larvae are kept in the clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves. अब लार्वा को क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है जहाँ पे मलबरी लीव्स को चॉप्ड करके रखा जाता है। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of the bamboo in the tray to spin cocoon. 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर जो है खाना बंद कर देता है और बैम्बू के टाइनी चैम्बर में मूव कर जाता है और कोकून्स को स्पिन अप करना शुरू कर देता है। स्मॉल रैक्स और द ट्विंग्स मे बी प्रोवाइड इन द ट्रेज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। बैम्बू ट्रेज में स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स को प्रोवाइड किया जाता है, इसके साथ कोकून जो है अटैच्ड होता है। The caterpillar or the silkworm spin the cocoon inside which develop
द सिल्क मोथ। कैटरपिलर और सिल्क वर्म जो होते हैं वो कोकून बनाते हैं जिसके अंदर सिल्क मोथ जो है वो डेवलप हो रहा होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ द कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए कोकून की बहुत बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को धूप में रखा जाता है, पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, तो इससे सिल्क फाइबर जो है वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। वो प्रोसेस जिसमें कि कोकून से थ्रेड्स को अलग किया जाता है सिल्क बनाने के लिए, इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। Reeling is done in special machines which unwind the thread or the fiber of the silk from the cocoon. Reeling जो है स्पेशल मशीन्स में की जाती है जहाँ पे कोकून से सिल्क फाइबर को अलग किया जाता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स। इसके बाद जो सिल्क के धागे हैं हमें प्राप्त होते हैं। वीवर्स जो होते हैं वो इन सिल्क फाइबर को बुनते हैं और उसे सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। फिगर 3.10 में सिल्क वर्म की रेयरिंग दिखाई गई है। नाउ डिस्कवरी ऑफ द सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड। द एम्प्रेस ची लुंग ची वाज आस्क्ड बाय द एम्पायर Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of the mulberry trees growing in their garden. The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of the delicate thread separated from the cocoon. Silk industry began in the China and was kept a closely guarded secret for the hundred of years. Later on, the trades and the travel introduced silk to other countries. The route they travel is still called as the silk route. सिल्क की डिस्कवरी का एग्जैक्ट टाइम जो है पता नहीं है, लेकिन एक प्राचीन चीनी कहानी के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लून ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के खराब होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। उस एम्प्रेस ने पाया कि वाइट कलर के वर्म्स जो हैं वो मलबरी लीव्स को खा रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो वर्म्स थे उनके चारों तरफ चमकदार कोकून बुने हुए थे। तभी अचानक एक कोकून जो है उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून से नाजुक धागों का एक गुच्छा जो था वो अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में ही शुरू हुआ था और उन्होंने कई सालों तक इसको सीक्रेट ही बनाकर रखा। बाद में कुछ एक ट्रैवल और व्यापारियों ने सिल्क को दूसरे देशों में भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जिस वे से उन्होंने ये यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द कोकून, फ्लीस, reeling, scoring, sericulture, shearing, silk moth, silkworm and shorting. This is the end of your chapter. If you like my video, then subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.